Hello everyone, myself Shivani. Today I am going to discuss about allergic rhinitis. आयुर्वेदा में हम एलर्जिक rhinitis को शब्दों से कोलेट करते हैं। आम भाषा में हम इसे नज़ला भी बोलते हैं। Let's start with the overview of allergic rhinitis. In this we are going to discuss about introduction, etiology, type of allergic rhinitis, sign and symptoms, risk factors, complications and treatment. शब्द आचार्य चरक अनुसार, आचार्य वाग्भट अनुसार, निदान में संप्राप्ति, भेद और चिकित्सा। इंट्रोडक्शन। एलर्जिक राइनाइटिस ऑल्सो नोन एज हे फीवर। Rhine means nose, itis means inflammation, allergic means due to allergens. Basically, allergic rhinitis is defined as an inflammation of nasal mucosa caused by an allergen. It is characterized by sneezing, nasal congestion, nasal itching and rhinorrhea. एलर्जिक राइनाइटिस में किसी भी एलर्जेंस की वजह से नेजल म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण बार बार छींक आना, नाक बंद होना, इचिंग होना, नाक बहना जैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। एटियोलॉजी ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है। इट इज़ मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलर्जन इन द एनवायरनमेंट लाइक हाउस डस्ट, डस्ट माइट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल, टोबैको, स्मोक और ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल नेजल साइकिल। पोलन। स्प्रिंग सीजन में ट्री पोलन, मैपल, बर्च। समर सीजन में ग्रास पोलन, ब्लू ग्रास, सिप शोरल। ऑटम सीजन में विट पोलन। इंसेक्ट्स में कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज, बेड बग्स। एनिमल डेंडर ऑफ कैट, डॉग, हॉर्स, रैबिट, मोंकी। मोल्स लाइक पेनिसिलियम। इंजेस्टेंट लाइक नट, फिश, एग, मिल्क। or due to degree of pollution of air changes, temperature changes, humidity and temperature difference, or due to psychologically or genetically। ये ऐसे सारे कारण हैं जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। स्नीजिंग, हेडेक, ड्राउजीनेस, ईयर एक, swollen eye, itchy nose, ear eye, fatigue, insomnia, congestion, malaise। हमें हॉरिजॉन्टली नेजल क्रीज दिखाई देती है लोअर हाफ रीजन पे। राइनोरिया देखने को मिलेगा, नेजल म्यूकोजा रेड और ओडेमेटस मिलेगी। टाइप्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। फॉर्मल क्लासिफिकेशन। दो टाइप से, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस और पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस में एलर्जेंस सीजनली मिलते हैं, जैसे कि इन स्प्रिंग सीजन में, समर सीजन में, अर्ली फॉल सीजन में। इसमें नेजल डिस्चार्ज और कंजक्टिवाइटिस मोर कॉमनली देखने को मिलेगा। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस में एलर्जेंस थ्रू आउट द ईयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाउस डस्ट, डस्ट माइट्स, पेट्स। नेजल ब्लॉकेज कॉमनली देखने को मिलेगा, हाइपोज में मिलेगा, लेस स्नीजिंग और नेजल डिस्चार्ज मिलेगा। करंट क्लासिफिकेशन। दो टाइप से, इंटरमिटेंट राइनाइटिस और परसिस्टेंट राइनाइटिस। इंटरमिटेंट राइनाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो लेस देन 4 डेज पर वीक प्रेजेंट होते हैं और परसिस्टेंट में सिम्टम्स मोर देन 4 डेज पर वीक प्रेजेंट होते हैं। सीवियरिटी क्लासिफिकेशन। दो टाइप से, माइल्ड और मॉडरेट टू सीवियर। माइल्ड में नॉर्मल स्लीप, नॉर्मल डेली एक्टिविटी, नॉर्मल वर्क और स्कूल डेज, नॉट ट्रबलसम सिम्टम। मॉडरेट टू सीवियर में एबनॉर्मल स्लीप, इम्पेयर्ड डेली एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, प्रॉब्लम कोज्ड एट स्कूल और वर्क, ट्रबलसम सिम्टम्स। रिस्क फैक्टर। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि अस्थमा, एंजाइमा, सिगरेट, स्मोक, केमिकल्स, एयर पोल्यूशन, फ्यूम्स, कोल्ड टेम्परेचर, वाइन। कॉम्प्लिकेशंस। ओटाइटिस मीडिया मीन्स मिडल ईयर इन्फ्लामेशन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नेजल पोलीप, हियरिंग लॉस, राइनोसाइनसाइटिस, अस्थमा। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस। अब हम एलर्जिक राइनाइटिस को कैसे डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, कब से उसको सिम्टम्स प्रेजेंट है, कौन से सीजन में उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कौन से फैक्टर्स के ट्रिगर कर रहे हैं जिससे सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर होते हैं, उसकी फैमिली में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर अस्थमा रिलेटेड कोई डिजीज़ है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लेंगे कि वो जहाँ पे रहता है या फिर जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे पोलन, एनिमल या टोबैको एक्सपोजर रिलेटेड। मेडिकेशन, ड्रग यूज़ कौन सी करता है वो, जैसे कि हार्मोन थेरेपी या बीटा ब्लॉकर्स या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तो नहीं ले रहा है। और रिस्पॉन्स टू प्रीवियस मेडिकेशंस, अगर उसने पहले कहीं पे ट्रीटमेंट लिया है तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया है उसकी बॉडी पे।
फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे, आउटवर्ड साइन देखेंगे, माउथ वाटरिंग, रबिंग द नोज और ट्रांसवर्स नेजल क्रीज, डार्क सर्कल अंडर आइज, नोज में मिकोजल स्वेलिंग, ब्लीडिंग, पेल, सिक्रीशन, पोलिप और अदर एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। ईयर में जनरली नॉर्मल मिलता है लेकिन निमोटिक ओटोस्कोपी करेंगे टू असेस द यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन। चेस्ट में विजिंग साउंड। अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट में हम मेनली फोरआर्म या फिर बैक रीजन में करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट एलर्जन के सैंपल को स्किन में इंसर्ट करते हैं और निडल से स्किन को स्क्रैच करते हैं और 15 to 20 मिनट के बाद अगर पेशेंट को एलर्जन से एलर्जी होगी तो वहाँ की स्किन रेड हो जाएगी, इचिंग होगी और इरिटेशन होगी। और ब्लड टेस्ट करते हैं फॉर एलर्जी, टोटल IgE, स्पेसिफिक IgE के लिए। रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्ट करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ IgE एंटीबॉडी टू पर्टिकुलर एलर्जन इन ब्लड। FAST करते हैं, फ्लोरो एलर्जन सोर्बेंट टेस्ट। एक्सरे PNS करते हैं, नेजल एंडोस्कोपी करेंगे, FBC नेजल एलर्जन टेस्ट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जन अवॉइडेंस, ओरल एंटीहिस्टामिन्स, इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। फर्स्ट, एलर्जन अवॉइडेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम एलर्जन को अवॉइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हाउस डस्ट माइट से एलर्जी है तो इम्परमिएबल कवर यूज़ करेंगे। अगर पेट से एलर्जी है तो घर में पेट्स नहीं रखेंगे। अगर पोलन से एलर्जी है तो पोलन सीजन में विंडोज़ क्लोज रखेंगे, फेस मास्क लगाएंगे, एयर कंडीशनर यूज़ करेंगे। सेकेंड, एंटीहिस्टामिन्स। फर्स्ट लाइन जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स आर फेक्सोफेनाडाइन, लोराटिडीन. These are newer and non-sedating. Second line generation antihistamines are cetirizine, desolotidine. It reduces sneezing, itching and rhinorrhea. Third, intranasal corticosteroids. These are first line therapeutic option for patient with mild, persistent और moderate to severe symptoms. हम इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ओरल एंटीहिस्टामिन के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेजल म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और म्यूकोजल पैथोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे। कॉमनली यूज बेडोमेथाजोन, फ्लूटिकाजोन, प्रोपायोनेट, ट्राइमसिनोलोन, एस्टोनाइड, बुडाजोनाइड. Ideally, intranasal corticosteroids are best started just prior to exposure to a relevant allergen. Side effects are nasal irritation and stinging. Leukotriene receptor antagonist, mainly montelukast and zafilokand यूज़ करते हैं। हम इसको तब यूज़ करेंगे जब ओरल एंटीहिस्टामिन्स और इंट्रानेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड टॉलरेट ना हो और सिम्टम्स कंट्रोल करने में इनइफेक्टिव हो। अगर LTRA से भी सिम्टम्स कंट्रोल ना हो, टॉलरेट ना हो तो हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी कंसिडर करते हैं। फिफ्थ, एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी में हम पेशेंट के रेलिवेंट एलर्जन की क्वांटिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं जब तक कि डोज इफेक्टिव ना हो एलर्जन को टॉलरेट करने में। और इस तरह की थेरेपी इफेक्टिव होती है जब एलर्जिक राइनाइटिस पोलन या डस्ट माइट की हो, और अगर मोल्ड या एनिमल टेंडल एलर्जी है तो लिमिटेड यूजफुल। अदर थेरापेटिक ऑप्शंस में ओरल एंड इंट्रानेजल डिकंजेस्टेंट, एग्जांपल सीडोएफ्रेडाइन, फिनाइलएफ्रीन, यूजफुल इन रिलीविंग नेजल कंजेशन। साइड इफेक्ट है इंसोम्निया, हेडेक एंड पैल्पिटेशन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन एंड सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। The IgE antibody omalizumab has also been shown effective in seasonal allergic rhinitis. प्रेगनेंसी के टाइम पर हम इंटरनेजल सोडियम ग्लाइकेट यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन जनरेशन एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं। अगर इंटरनेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की रिक्वायर्ड हो तो हम बुडाजोनाइड, बेक्लोमेथासोन और नेजल स्प्रे को कंसीडर करते हैं। स्टार्टिंग फॉर इंक्रीजिंग एलर्जन इम्यूनोथेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज द रिस्क ऑफ एनाफिलैक्सिस टू द फिटस। एलर्जिक राइनाइटिस को हम आयुर्वेद में शवथु से कोरिलेट करते हैं। शवथु का अर्थ होता है बार बार छींके आना। परिभाषा, आचार्य चरक अनुसार वायु सिर में स्थित विगुण मार्ग होकर नासा आश्रित मर्म को स्पर्श करके छींके उत्पन्न करता है जिसे शवथु कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने इसे शवथु न कहकर भृंशव कहा है जिसका अर्थ है भृंश अथवा बार बार छींके आना। निदान व संप्राप्ति, तीक्ष्ण पदार्थों के सूंघने से, सूर्य की किरणों को अधिक देर तक देखते रहने से, सूत या लकड़ी से नासा को कुरसते रहने से या अन्य वात प्रकोप कारणों से। नासिका तरुण स्थितियों में घर्षण होने से वात प्रकोपित होकर गति करता है किंतु उसका मार्ग अवरुद्ध होने से वह पलटा खाया हुआ वायु ऊपर की ओर जाकर श्रृंगाटक मर्म से टकराता है।
वहाँ से लौटकर अत्यधिक छींके लाता है, जिसे शवथु या ऋणशव कहते हैं। भेद, 2 भेद बताए गए हैं, दोष शवथु, आगंतु शवथु। दोष शवथु, घ्राण संबंधी श्रृंगाटक मर्म दूषित होने से प्रकोपित वायु कफ को साथ लेकर शब्द के साथ बार बार निकलता है, इसे दोष शवथु कहते हैं। आगंतु शवथु, आगंतुक कारणों से तरुण अस्थि मर्म श्रृंगाटक मर्म में शोभ लेकर छींके आने लगती है, इसे आगंतु शवथु कहते हैं। चिकित्सा, आचार्य सुश्रुत अनुसार शिरोविरेचन द्रव्यों के चूर्ण से पर्दमन नस्य देंगे, सिर के ऊपर वाथर द्रव्यों से स्वेदन करेंगे, स्नेहिक धूम देंगे। आचार्य बागभट अनुसार तीक्ष्ण पर्दमन नस्य देंगे, सौंठ, पीपली, विडंग आदि द्रव्यों के क्वाथ से स्थित तेल से नस्य देंगे। कफ दोष के लिए वमन कराएंगे, नस्य देंगे, विडंग आदि नस्य, अनुतेल, चतुर्दादक नस्य, वचत चूर्ण नस्य, धूपन देंगे, विडंग आदि धूम। शमन औषधि, आनंद भैरव रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादि चूर्ण, लवंगादि वटी, उड़ुचियादि योग, हरिद्राखंड, स्वर्ण गैरी, खदिरादि वटी, विवशादि वटी, श्रीसादि क्वाथ। नैमित्तिकी रसायन, च्यवनप्राश रसायन, चित्रकादि हरित की, वासावलेह, व्याघ्री हरित की रसायन। पथ्य, कफनाशक, आहार विहार, यूष, मूंग, कुलत, सेंधव लवण, प्राणायाम, उष्णोदक जल। अपथ्य, स्नान, क्रोध, शोक, वेगाभोग।